हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आर्टिकल कराने जा रहा हूँ ये आपका 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन से है। पूछा कैसे जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आपको डिफाइन करना है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, इसको आपको डिफाइन करना है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए बॉडी वेयर होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। आपको डिफाइन यानी डेफिनेशन देनी है। द पॉइंट इनसाइड और outside of a body where whole mass of body is supposed to be to be concentrated. Is called center of mass. इसके बाद क्या देखिए, आपका क्या निकालना, आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। ये आपको करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। ये देखिए, इस तरह आप डायग्राम बना लीजिए। क्लीन डायग्राम बनाइए। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है। आपका ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया ऊपर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और आपके जो पॉइंट है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये पार्टिकल मान लो आपका मास m1 ले लेते हैं, ये मान लीजिए पार्टिकल मास ले लेते हैं m2। अब आपका जो ये r1 है, मान लीजिए ये मास आपका यहाँ पे मास हो गया आपका m1, ये मास हो गया आपका m2। ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपका r1 है और ये आपका इसका हो गया r2। तो ये आपका हो गया r1, ये आपका r2, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये आपका O क्या हो गया, ओरिजिन। मान लीजिए जो लाइन ज्वाइनिंग, इनको जो जोड़ने वाली लाइन है, ये मान लीजिए ये आपका ये लाइन ज्वाइनिंग है, इनको जो ज्वाइन करती है। इसका जो सेंटर ऑफ मास का लिए हमें निकालना है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास जो आपका यहाँ पे कहीं लाई करता है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसको जो लाइन जोड़ेगी, इस जोड़ने वाली जो लाइन है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए ये इसका क्या है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। इसको मान लो आप R से दिखा देते हैं, R से, R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप लिख भी सकते हैं, अभी किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए।
आपको डायग्राम बड़ा बनाए, डायग्राम के अंदर क्या सारी जो भी है आपकी हम इसके अंदर समझा देंगे। तो मास हो गया m1, मास m2, r1 क्या पोजीशन वेक्टर है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। आपका जो OA है, मान लीजिए आपका पॉइंट का नाम देता हूँ, ये A पॉइंट है आपका, A पॉइंट, ये मान लेते हैं आपका B पॉइंट, और यहाँ पे आपका क्या हो गया C, सेंटर ऑफ मास था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका सेंटर ऑफ मास C यूज़ कर लेते हैं पॉइंट जो है। तो OA कितना है आपका, OB, और ये हो गया आपका OC सेंटर ऑफ मास के लिए है। तो जो ये आपका है R1, ये R2, और ये कितना हो गया आपका बड़ा R लिया है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो पोजीशन वेक्टर है टू पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अब इसके बाद क्या है, आप इसी के अंदर क्या दिखा सकते हैं, जो फोर्स लगेंगे आपके, जो फोर्स एग्जिस्ट करेंगे। मान लो आपके F1 इधर लिख लेता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ये देखिए इधर मान ली दिखा देता हूँ, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे। तो जो ये फोर्स है, मान लीजिए आपका फोर्स है F2 और ये फोर्स हो गया F1, ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन दी पार्टिकल्स। F1 M1 पे होने वाला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, और ये F2 क्या है आपका, डायरेक्शन कैसे है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ से, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है। V1 V2 क्या इनकी वेलोसिटीज़ है। अब ये आपका डायग्राम है, कंप्लीट डायग्राम। अब हम इसको आगे करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे जो है हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये R निकालना है। टू इवेल्यूट R निकालने के लिए, मान लीजिए आपकी जो है हमने पढ़ा V1 क्या होती है, V1 है वेलोसिटी है पार्टिकल फर्स्ट की, वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका ये हो गया। और जो V2 हो गया आपकी वेलोसिटी है सेकंड पार्टिकल M2 की, ये क्या होता है, ये हो गया dr2 dt। और ये जो मैं आपकी जो फोर्स है F1 और F2 क्या है, दीज आर दी, आप लिख सकते हैं इसको भी F1 F2। तो F1 क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं दिखाऊं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल में ये M1 के लिए, और ये सेकंड वाला क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल M2। और हमें पता है पार्टिकल है आपकी विजिट बॉडी है, तो एक दूसरे के ऊपर भी क्या पार्टिकल फोर्स लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरनल फोर्स कहते हैं। यानी M1 पार्टिकल M2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, M2 M1 पे करता है। तो यहाँ पे जो है हम टू न्यू फोर्स भी, मान लीजिए आपका F12 और F21, ये दो फोर्स जो है ये आपके इंटरनल फोर्सेस है, इंटरनल फोर्सेस। ये जो इंटरनल फोर्सेस आपका F12 ये क्या है, फोर्स ऑन M, देखो 1 ये फर्स्ट है, फर्स्ट के ऊपर क्या यानी M1 पर किसी वजह से ड्यू टू M2, M2 क्या है M1 पे लगाता है। ये ऐसी F21 क्या है, इसको पढ़ने का तरीका है इंटरनल फोर्सेस, फोर्स है ऑन, ये हो गया M2 ड्यू टू M1। तो ये चार टाइप की फोर्सेस है। इसके बाद हम अपना आर्टिकल निकालते हैं, हमें क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास के लिए। तो उसके लिए हम क्या है न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है आपका इस पॉइंट में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हम यूज़ करते हैं। देखिए
यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। वो क्या कहता है, आपका जो फोर्स है, नेट फोर्स आपका अगर बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स है m1 पे लगने वाला जो फोर्स, यहाँ देखिए जो आपका m1 पे फोर्स होगा, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम देता है। आपको पता है जो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है आपका, देखिए न्यूटन सेकंड लॉ वो कहता है कि जो फोर्स होता है नेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp/dt, और p क्या आपके यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल उसके लीनियर मोमेंटम क्या m1 v1 आ जाएगा, और सेकेंडरी कितना आ जाएगा m2 v2 आ जाएगा। तो अलग अलग करके हम डायरेक्ट साथ लिख सकते हैं। तो आपका जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपका जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, फर्स्ट पे ये हो गया आपका F1 पल्स में F12, ये किसके लिए हो गया, आपके फर्स्ट के लिए, यानी फर्स्ट जो मास हो क्या आपका dp1 dp1/dt, और इसी तरह जो आपका है F12 एक्सटर्नल फोर्स सेकंड पार्टिकल F21, ये कितना हो जाएगा dp2/dt। इन दोनों फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। अगर दोनों को मैं साथ में कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो नेट कितना आ गया आपका, ये हो गया F1 F12 जमा में F2 F21, इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे dp1 dt dp2 dt। और हमें पता है ये जो आपकी जो फोर्स है F12, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें F12 इंटरनल फोर्सेज है, ये क्या होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, कैंसिल टू ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे कैंसिल टू ईच अदर। तो जो नेट आपका फोर्स है वो क्या आपका F1 F2, इसको अगर हम मान लें, हम सेकंड मान लेते हैं, तो ये सेकंड इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी dp1/dt dp2/dt। और अपनी सुविधा के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको ईजी लिख लेते हैं। ये जो दोनों टर्म है इसके लिए हम क्या है सिंपल एक यूज़ कर लेते हैं f। तो कितना हो गया आपका dp1 dt dp2/dt। यहाँ साइड में दिखा सकते हैं इस तरह, आपका जो नेट ये जो f है ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स हो गया F1 प्लस F2, टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैथमेटिकल करना बिल्कुल आसान है। तो हमें अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए dp1, तो इसको लिख सकते हैं d/dt। p1 क्या हो गया आपका m1 v1, ये हो गया आपका d/dt, ये भी कितना हो गया m2 v2। जो आपको बताया था जो लीनियर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल क्या हो गया m1 v1, और सेकंड का क्या हो गया m2 v2। ठीक है, अब इसके बाद क्या, इसको अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। अगर आप देखें ये आपका इधर हो गया d/dt, अब वेलोसिटी अगर मैं साथ ही ले लेता हूँ, ये लो, तो आपका ये m1 था, वेलोसिटी क्या थी dr1/dt था, और ऐसे ये क्या हो गया आपका d/dt, अंदर क्या हो गया आपका m2, इसको लिख सकता हूँ ऐसे dr2/dt, पीछे किया था हमने। ये आपका ये देखिए ये क्या माना था आपकी, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी v1 dr1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपका ये जो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ गई है। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ d/dt अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो मैं क्या आ जाएगा आपका ये ये हो गया आपका एक साथ कंबाइन d/2 हो गया आपका ये dt²। अंदर क्या बचा आपका यहाँ पे m1r1। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको d² dt², अंदर क्या हुआ है आपका m2
R2, ठीक है। और इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, ये पूरे d/d कंबाइन बाहर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया आपका d² dt², इन साइड क्या लिख सकता हूँ इसको m1r1 m2r2, इस तरह से। ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जो ये है F एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपका इतना आ गया है। अब इसके बाद क्या है, अगर आप देखेंगे ये जो आप देखिए, अगर आपका जो राइट वाला साइड है, अगर हम राइट वाले साइड को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ a right side by m1 सम ऑफ मासेस से ये कर देते हैं, तो आपका जो ये टर्म हो जाएगी इधर होगी आपकी, देखिए m1 m2, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये था आपका d² dt², ये था आपका m1 r1 m2 r2, और ऐसे इसको कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया m1 प्लस m2, और इधर दाई तरफ क्या आपका लेफ्ट साइड में f है। तो अगर आप कंपैरिजन करें तो बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या होता है मास इंटू इसका मतलब ये क्या टर्म जो है आपकी एक्सेलरेशन फॉर्म में है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म अगर मैं कंपैरिजन करूँ आपका RCM, यही आपका R सेंटर मास के लिए लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, यानी कि m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्योंकि हमें क्या पता है, आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या था आपका, F था मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आपकी, आपका m एक्सेलरेशन होती है d² बाई dt², ठीक है, यही तो होती है। आपको यहाँ पे क्या आएगा, आपका r होता है, तो r क्या अगर मान लें मैं इसको r मान लूँ, तो ये आपका क्या है, सेम बन गया, मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो ये जो टर्म है, यानी अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, F क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका m1 m2 d² dt², और इसको मैं लिख सकता हूँ RCM, जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये वाला। तो यहाँ से क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है टोटल मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मान लिया गया पॉइंट पे, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, यहाँ पे अगर हम मान लेंगे ये जो आपका इसका पोजीशन वेक्टर कितना है r, तो जो C इज द सेंटर ऑफ मास है, वेयर वो होल मास 1 और m2 का टोटल मास हम सपोज टू बी कंसंट्रेटेड मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है RCM है। तो ये आपका आर्टिकल था। तो यहाँ से आपका जो R है, यानी आपका जो सेंटर ऑफ मास जो हमें निकालना था, यहाँ से क्लियर हो गया, यानी कि आपका R सेंटर ऑफ मास क्या है आपका, इसका हमें एक्सप्रेशन निकालना था, ये हो गया आपका m1 r1 m2 r2 मासिस का सम आ गया m1 जमा m2, और यहाँ से अगर आप मान लो इसको आगे भी करना चाहे तो कर सकते, लेकिन हमारा आर्टिकल आपको यहीं तक निकालना था एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ मास के लिए। यहाँ पे आप इनकी नंबरिंग भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी सेकंड थी इक्वेशन, तो ये मान लीजिए आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई है, और ये आपकी जो है मान लीजिए आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई है, और आपकी ये लास्ट हो गई फिफ्थ हो गई, जिसका हम यूज़ करेंगे अभी मेन आपका। इसका यूज़ करके हम 2-3 आर्टिकल यानी 2-3 स्पेशल केस निकाल सकते हैं, कभी कभी पूछ ली जाए। हालांकि आपका जो इक्वेशन था इसका आंसर यहाँ तक ही करना था आपको। तो देखिए इसका नेक्स्ट अगर आपको स्पेशल केस पूछ लिया जाए तो बस आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको सेंटर ऑफ मास का जो अभी हमने निकाला R सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया आपका, फॉर्म m1 r1 m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
और स्पेसिफिक अगर बात करें पूछा इफ़ मान लो मास है आपके m1 और m2 दोनों बराबर मास है, इक्वल मासेज है, इक्वल मास होंगे तो आपका जो है ये जो फॉर्मूला अगर मान लीजिए जिसको हम m मान लेते हैं टोटल, तो आपका r सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, r सेंटर ऑफ मास आ जाएगा आपका। देखिए ये क्या हो गया, m1 m2 दोनों आपका क्या हो गया, m कॉमन निकल जाएगा तो कितना हो गया r1 प्लस r2, और नीचे क्या है मास इंटू मास कितना 2m हो गया, तो आपका m से m ही कट जाएगा। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो कहाँ करेगा आपका r1 प्लस r2/2, यानी कि मिड पॉइंट पे लाई करेगा। यानी आपका जो सेंटर ऑफ मास होगा अगर आपके मास ही बराबर है तो m1 m2 के मिड पॉइंट पे ये लाई करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास लाई एट द मिड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन मिड पॉइंट। line joining m1 and m2, ये हो गया आपका। अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड क्या आपका, अगर मान लो आपका इफ़ आपका जो मासेज है m1 और m2 जो मासेज है आपका, जो सेंटर ऑफ मास अगर क्वेश्चन आता है, अगर सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ लाई करे, ओरिजिन पे करे, इफ़ RCM 0, दैट मीन्स क्या है, लाइज ऑन ओरिजिन, और ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये जो फॉर्मूला है ये RCM वाला, ये इसका मतलब लेफ्ट राइट से 0 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर जाके 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका m1 r1 m2 r2, ये भी क्या होगा 0 होगा। और यहाँ से अगर कोई आपको पूछे, कोई पोजीशन वेक्टर r1 पूछे या r2 पूछे तो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ लेके जाऊँगी, क्या आ गया आपका m2 r2, ये माइनस में हो गया m1 r1, और कोई आपसे r2 पूछता है तो ये r2 या पॉइंट कहाँ लाई करेगा m1 r1 बाई m2। इसका मतलब क्या है, आपका जो सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम का वो लाई क्लोजर टू दी हैवियर पार्टिकल, दैट इज, इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, और मास इसमें अलग अलग है, मास टू पार्टिकल सिस्टम का पार्टिकल सिस्टम lies closer to heavy mass। बस ये आपका आर्टिकल था। हमने क्या करना है, ये आपका जो पूछा गया था, पहले सेंटर ऑफ मास को डिफाइन किया, फिर डायग्राम बना लेना है, स्पेसिफिक टर्म को एक्सप्लेन करके आपको यह आर्टिकल निकालना था। तो ये था आपका सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम।